हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 122, जिसमें हम बात करने वाले हैं दान के बारे में, यानी कि गिफ्ट। कोई भी दान अगर आप कर सकते हो तो कैसे करना होगा, कैसी प्रॉपर्टी का दान होगा, कब हो सकता है, उसमें मर्जी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पैसे का लेन देन होता है या नहीं होता है, और कब किसे किया जा सकता है, कौन करता है, करने वाले को क्या कहते हैं और जिसको किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चनों के आज आंसर समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का सेक्शन 122 है, जिसमें दान की परिभाषा बताई गई है कि दान किसे कहते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा 7 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, जो बताता है दान के विषय में कि दान में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन 122 जो स्टार्ट करते हैं दान की डेफिनेशन। इसमें दो डेफिनेशन मैंने बनाई है, एक तो मैंने अपनी खुद की तरफ से बनाई है जो तो ईजी है, और एक पूरा जो बैरेक्ट में दी गई है वो वाली डेफिनेशन है। तो हम सबसे पहले बैरेक्ट की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो दान क्या होता है? दान किसी वर्तमान संपत्ति का होता है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ गिफ्ट करनी है तो गिफ्ट करने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो वर्तमान में होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी मिलेगी तब मैं दान करूँगा, तो वो दान गिफ्ट नहीं माना जाएगा। आपके पास प्रेजेंट में चीज़ प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ही आप दान कर पाओगे। अब किस चीज़ का दान किया जा सकता है? तो दो चीज़ों का दान यहाँ पे अलाउ किया गया है, जैसे कि जंगम संपत्ति जो अपना स्थान मूव कर सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो स्थान मूव नहीं कर सकती। यानी कि जंगम प्रॉपर्टी में कार, बस, जो भी बाइक वगैरह सब जंगम प्रॉपर्टी आ जाएगी, और स्थावर संपत्ति में मकान प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। इन चीज़ों का दान किया जा सकता है, और ये चीज़ वर्तमान में होनी चाहिए आपके पास। स्थावर संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति देगा जो दाता कहलाता है, जो दान करेगा उस व्यक्ति को हम दाता कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति को जिसको दान दिया जाता है अदाता कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना कोई भी दान किया जाएगा तो वो सामने वाले की मर्ज़ी से होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं फ्री कंसेंट, वही यहाँ पे फ्री कंसेंट की बात कर रहा है कि जो देने वाले की मर्ज़ी से होना चाहिए, कोई दबाव वगैरह, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह, कोर्सन वगैरह, ये सब फ्रॉड वगैरह से नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए देने वाले की। ठीक है, और प्रतिफल इसमें होता नहीं, यानी कि कोई पैसे का लेन देन दान में होता नहीं है। दान तो तभी होता है गिफ्ट इसमें कोई लेन देन ना हो, फ्री हो। ठीक है, इसमें कोई भी प्रतिफल नहीं होगा, किया गया हो, और अदाता द्वारा, अदाता मतलब जिसको दान दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा या फिर उसकी ओर से, यानी कि दान को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। क्लियरली कहा गया है कि दान जो जिस व्यक्ति को दिया गया है उसके द्वारा एक्सेप्ट, या फिर उसकी ओर से, जिसे दिया गया है उसकी ओर से, कोई और भी हो सकता है। उसकी ओर से कौन हो सकता है? जैसे कि जिसे दान किया गया उसकी ओर से कोई ऑथराइज पर्सन भी हो सकता है जो उसकी ओर से आए और एक्सेप्ट करे, यानी कि जिसको हम दान कर रहे हैं उसकी तरफ से ऑथराइज जो व्यक्ति होगा वो भी दान को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ किया गया है। ठीक है, इसमें सेकंड पैरा कहता है कि प्रतिग्रहण कब करना होता है, यानी कि जब भी कोई दान किया जाएगा तो उसका एक्सेप्टेंस होना कब ज़रूरी होता है। तो ये भी हम समझ लेते हैं कि क्या है ऐसा प्रतिग्रहण, यानी कि ऐसा एक्सेप्टेंस दाता यानी कि देने वाले के जीवन काल में हो जाना चाहिए, यानी जो व्यक्ति दान दे रहा है उसके जीवित रहते हुए हो जाना चाहिए। अगर वो मर गया तो दान इनवैलिड हो जाता है, शून्य हो जाएगा। यानी कि जो देने वाला है वो जिंदा होना चाहिए और उसी के जीवन काल में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक देने वाले के पास पावर है प्रॉपर्टी देने की, तब तक तुम्हें उस प्रॉपर्टी को लेना पड़ेगा। समर्थ का मतलब क्या होता है? समर्थ का मतलब हुआ है कि जो व्यक्ति जिसको देने की पावर है उसके पास वो पावर होनी भी तो चाहिए। जैसे कि बाई चांस अगर कोई प्रॉपर्टी देने वाला है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी नहीं बचती है, बाई चांस किसी कारण से प्रॉपर्टी किसी फ्रॉड में चली जाती है, किसी और के पास चली जाती है, कोई थर्ड पर्सन क्लेम कर देता है, तो उस कारण से वो दान नहीं कर पाता है। तो इसमें क्लियरली कहा गया है कि देने वाले के जीवन काल में उसके ज़िंदा रहते हुए आपको लेनी, एक्सेप्ट करनी है प्रॉपर्टी, और जब तक वह देने के लिए समर्थ है, यानी कि जब तक वो प्रॉपर्टी उसकी है तब तक आपको ले लेना चाहिए, जब तक कि वो असमर्थ हो जाए देने के लिए। ठीक है, तो ये था सेकंड प्रोविज़ो। और एक और है कि यदि प्रतिग्रहण यानी कि एक्सेप्टेंस करने से पहले अदाता, यानी कि जो जिस व्यक्ति को दान दिया गया है, अदाता की मृत्यु हो जाती है बाई चांस, यदि प्रतिग्रहण करने से पहले तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक्सेप्ट करने से पहले ही उसका प्रपोजल तो आ गया था गिफ्ट के लिए, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उससे पहले तुम्हारी डेथ हो गई, यानी कि जो ले रहा था गिफ्ट को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दान शून्य हो जाएगा।
यानी कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, दान इनवैलिड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये हमारे दान की डेफिनेशन थी। इसकी ईजी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। दान एक मौजूदा मतलब कि वर्तमान चल अचल संपत्ति का स्वैच्छिक यानी कि आपकी मर्जी से फ्री कंसेंट के साथ और बिना किसी प्रतिफल के बिना किसी पैसे के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होता है। दान करने वाले व्यक्ति को हम दाता यानी कि डोनर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है उस व्यक्ति को हम अदाता यानी कि डोनी कहते हैं। तो ये फर्स्ट था। और सेकंड देखते हैं। सेकंड पैरा कहता है कि दान को प्राप्तकर्ता द्वारा, जो प्राप्त कर रहा है, या उसकी ओर से कोई और व्यक्ति भी आ सकता है जो प्राप्त करने के लिए, ऑथोराइज पर्सन, स्वीकार किया जाना ज़रूरी है। यानी कि दान कोई भी होगा उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, पेंडिंग में नहीं डाल सकते। और यह स्वीकृति दाता के जीवन काल में, जो दे रहा है उसके जीवित रहते हुए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके देने की क्षमता के दौरान, यानी कि वो योग्य तो होना चाहिए प्रॉपर्टी देने के लिए, उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यदि प्राप्तकर्ता स्वीकृति से पहले मर जाता है, जो लेने वाला है दान वो पहले ही मर जाता है एक्सेप्ट करने से, तो जो उपहार है, गिफ्ट है, वो अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी दोनों डेफिनेशन हो गई। सेक्शन 123 जो बताता है कि आप यानी कि किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को कैसे कर सकते हो, यानी कि मोड क्या होंगे, तरीके कैसे होंगे, किन तरीके से आप गिफ्ट कर सकते हो, तो वही आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 123 ये बताता है कि अंतरण कैसे किया जाता है। भाई किसी चीज़ प्रॉपर्टी का गिफ्ट आप करना हो तो उस प्रॉपर्टी का गिफ्ट करने के लिए कैसे करोगे, कोई मोड तरीका भी तो होगा। तो वही तरीक़ों पे आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे करना होगा। तो ये है संपत्ति, यानी कि जो आपकी संपत्ति है दान की, स्थावर संपत्ति के दान आप कर रहे हो कि प्रयोजनों के लिए वह अंतरण, यानी कि जो आप ऐसा ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र के द्वारा ही तो होगा, दान होगा तो। और किस चीज़ का हो रहा है, स्थावर संपत्ति का, जो अपना स्थान नहीं। ये भाई साहब ये 2 वर्ड हैं, ये अपने क्लियर कर लेना। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हो या फिर हो तो ज़रूर करना वही क्लियर। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये दोनों वर्ड क्लियर करें तभी आपको आगे भाई समझ में आता है। ठीक है, कि प्रयोजनों के लिए वो अंतरण जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं मात्र। ठीक है, वह अंतरण दाता के द्वारा या फिर उसकी ओर से, ये पूरी लाइन क्लियर होती है भाई। स्थावर संपत्ति के दान की प्रयोजनों के लिए ऐसा अंतरण हम कर रहे हैं तो दाता के द्वारा, जिसकी प्रॉपर्टी है देने वाला, उसकी ओर से, या तो वो खुद या फिर उसकी ओर से। उसकी ओर से क्या मतलब हुआ, उसकी ओर से मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी, भाई जिस व्यक्ति को पावर दी गई है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की। अगर गिफ्ट करने की पावर दे दी है तो वो गिफ्ट कर सकता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में एक पावर दी जाती है कि मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ मेरे बिहाफ पे काम करने के लिए। अगर बाई चांस ये भाई साहब बीमार हो गए तो ये सामने वाले को कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, उसको ये पावर दे देते हैं कि मैं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो। तो वही होता है पावर ऑफ अटॉर्नी की। ठीक है, तो दाता खुद या फिर उसकी ओर से कोई और व्यक्ति भी होता है, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास होगी वो व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दाता के द्वारा या फिर उसकी ओर से, दाता की ओर से हस्ताक्षरित। भाई क्लियर हो गया है कि जो प्रॉपर्टी दे रहा है उसके साइन कंपलसरी हैं, प्लस और कम से कम 2 साक्षी, यानी कि कम से कम 2 गवाह चाहिए। सबसे पहली बात तो जो प्रॉपर्टी दान कर रहा है उसके हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसके साइन चाहिए, फिर 2 गवाह भी चाहिए, कंपलसरी है, प्लस उसकी तो गवाह के बाद अनुप्रमाणित कौन करेगा, ये 2 गवाह करेंगे। अनुप्रमाणित का मतलब क्या होता है, जब आप ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पढ़ रहे होगे उसमें डेफिनेशन में दिया है कि अनुप्रमाणित मतलब क्या होता है। अनुप्रमाणित मतलब होता है कि 2 बंदे होते हैं, जब आप गिफ्ट बना रहे थे, गिफ्ट की डीड लिख रहे थे कि मैं ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आपको दान कर रहा हूँ, और 2 लौंडे यहाँ पे साइड में खड़े हुए थे। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होते हुए देख रहे थे, मतलब कि डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था, वो साइन कर रहा था, डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा था, साइन कर रहा, तो ये दोनों बंदे उसको देख रहे थे। तो जो बंदे, जो गवाह हैं, जिसने सब कुछ देखा है होते हुए, वो अनुप्रमाणित करेंगे। अनुप्रमाणित मतलब नीचे साइन करेंगे, भाई हमने ऐसा ऐसा कांड होते हुए देखा है। कौन सा कांड, गिफ्ट का ऐसा दान होते हुए देखा है, वो नीचे दोनों लोग साइन करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, अटेस्टेड कहते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्यों ज़रूरी होते हैं, ये लोग फ्यूचर में काम आते हैं भाई। बाई चांस आप लोग पलट जाते हो, फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के बीच में कि प्रॉपर्टी दान हुई थी या नहीं हुई थी, तो जो 2 गवाह थे उनको बुलाया जाता है कि भाई गवाही दो कि ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ था या नहीं हुआ था, तो इसलिए वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अनुप्रमाणित कौन के द्वारा, 2 गवाहों के द्वारा अनुप्रमाणित होगा, उस पर साइन करेंगे दोनों लोग कि हमने ऐसा ऐसा देखा है होते हुए। रजिस्टर्ड लिखत द्वारा, रजिस्टर मतलब कि होगा
जो रजिस्टर्ड होगा, लिखित मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होगा डीड, यानी कि दान की जो डीड होगी, उस डीड पे रजिस्ट्रेशन उसका ज़रूरी कंपलसरी है, द्वारा हो करना होगा। ठीक है, करना होगा भाई, कंपलसरी है। किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप दान कर रहे हो तो दाता के द्वारा या फिर दाता की ओर से कोई और व्यक्ति भी आया हो, उसके साइन लगेंगे, 2 गवाह लगेंगे, दोनों गवाह अपने साइन करेंगे, अटेस्टेड करेंगे, और फिर उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो डीड होगी उसको हम रजिस्ट्रेशन, जो सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहाँ हम उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे कि हमने ऐसी प्रॉपर्टी दान की है। क्योंकि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा कि 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कंपलसरी होता है भाई कराना रजिस्टर्ड। तो वैसे ही यहाँ समझ लेना, ठीक है। तो हम इसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। सेकंड भाई, ये तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अब ये सेकंड है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अब सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर आपकी जो चीज़ है जो आप दान दे रहे हो वो मूवेबल है। मूवेबल है मतलब कि जो अपना स्थान बदल सकती है, 2 प्रॉपर्टी तो होती ही हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को दान कैसे होगा, वही देखते हैं कि प्रयोजनों के लिए अंतरण, यानी कि दान कर रहे हो आप किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का। या तो भाई क्लियरली आपको एक ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन है या तो आप उसको यथापूर्वोक्त प्रकार से, यथापूर्वक मतलब कि जो ऊपर हमने पढ़ा है, कौन सा, हस्ताक्षर साइन करके और रजिस्टर्ड लिखत द्वारा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, या तो इस तरीके से आप उसको करवा लो, किसका, मूवेबल प्रॉपर्टी का। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, सीधी बात है, पढ़ लेना पहले। या तो आप इस तरीके से इसको करवा लो, साइन करवा के 2 गवाह और रजिस्टर्ड करवा के, इस तरीके से करवा लो। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि परिधान द्वारा कर सकते हो। परिधान मतलब कि सामने वाले को डिलीवरी दे दो सीधी, जैसे कि आप दान दे रहे हो, दान में क्या दे रहे हो, दान में आपने कोई कार दे दी बाई चांस, ठीक है, तो आपने सामने वाले को कार पकड़ा दी, ले भाई मज़े कर, आज से तेरी। तो क्या किया आपने, सामने वाले को डायरेक्ट परिधान कर दिया, डिलीवरी दे दी। तो डिलीवरी देकर भी हम ऐसी प्रॉपर्टी को दान दे सकते हैं तभी जब वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जहाँ तक डाउट क्लियर होते हैं कि भाई जो डिलीवरी हम करते हैं प्रॉपर्टी की, तो इसमें साबित करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए सीधी सीधी बात है कि इसको आप रजिस्टर्ड और डॉक्यूमेंट के थ्रू ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन ऑप्शन है, आप उसको डायरेक्ट भी करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आपके पास पैसा बहुत है और डर नहीं है कि बाई चांस लिखा पढ़ी में कोई दिक्कत हो गई, कोई कन्फ्लिक्ट आया फ्यूचर में, तो साबित करना पड़ेगा। अगर आप पैसे वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को पकड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको 4-5 लाख से, तो वही डायरेक्ट पकड़ा दो सामने वाले को, तो ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन सॉरी, लेकिन नहीं है, लेकिन इसका चैप्टर आगे क्या कहता है, पॉइंट है, पैराग्राफ है, ऐसा परिधान उस प्रकार से किया जा सकेगा जैसे बेचा हुआ माल दिया जाता है। भाई जब आप डिलीवरी करोगे मूवेबल प्रॉपर्टी की तो उस तरीके से करोगे जैसे कि हम कोई माल बेचते हैं, प्रॉपर्टी कोई चीज़ बेचते हैं, तो जब आप उस चीज़ की डिलीवरी देते हो उसी तरीके से आप ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी दोगे। सीधी बात है, बेचा माल की डिलीवरी जिस प्रकार से आप देते हो उसी प्रकार से किया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा सेक्शन। इसमें प्री के क्वेश्चन आपकी सारे क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं और बताऊँगा, एक वीडियो और लाऊँगा, तो थोड़ा ये सेक्शन तो छोटा है लेकिन अगर उसको डिफ़ाइन करोगे, छोटी छोटी चीज़ों को लाओगे तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं इसका और लाऊंगा वीडियो, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, फ़िलहाल तो ये सेक्शन क्लियर हो गया। आज हम गिफ्ट का 3rd सेक्शन पढ़ने वाले हैं। 122 से स्टार्ट किया था, 123 भी क्लियर हो गया। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 124, जो बताता है कि वर्तमान और भावी संपत्ति का दान। यानी कि वर्तमान में आपके पास प्रॉपर्टी है, उसका तो दान आप कर ही सकते हो, नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से। ठीक है, और भावी संपत्ति है, भावी मतलब कि फ्यूचर वाली प्रॉपर्टी जो फ़िलहाल में आपके पास नहीं है लेकिन फ्यूचर में होगी, तो ऐसी संपत्ति का दान तो भाई होता ही नहीं है। अगर आपने 122 क्लियर पढ़ा होगा तरीके से दान की डेफिनेशन, तो ही आप क्लियर कर लोगे कि भाई फ्यूचर प्रॉपर्टी का दान तो होता ही नहीं है। जो आपके पास है ही नहीं तो क्या आप क्या दान करोगे भाई। तो इसी को क्लियर करते हैं। क्या कहता है, जिस दान में वर्तमान यानी कि कोई प्रेजेंट प्रॉपर्टी आपके पास, आपने कोई प्रॉपर्टी दान की, उसमें कोई वर्तमान संपत्ति शामिल है, प्लस में साथ में भावी संपत्ति कि वो मेरे भाई से ट्रांसफ़र होके आएगी मेरे पास, या फिर मेरे फादर की डेथ पर जो मेरे प्रॉपर्टी मिलेगी वो वाली प्रॉपर्टी, और अभी जो मैंने ख़रीदी है वो वाली प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें दोनों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र दान करता हूँ। भाई आपने क्या किया, प्रेजेंट की प्रॉपर्टी ले ली और फ्यूचर की भी ले ली, और पूरी एक डीड में दोनों क्लियर कर ली, एक डीड में बनाई, एक डीड में लिख के अपने सामने वाले को दान कर दी। भाई फ्यूचर की तो वैलिड ही नहीं है ना, जब आप दान की डेफिनेशन पढ़ोगे तो फ्यूचर की तो वैलिड ही नहीं है ना, जो आपके पास है ही नहीं भाई कैसे दान कर सकते हो।
वर्तमान की तो दान कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फ्यूचर जो आपके पास है ही नहीं है, दान कैसे कर सकते हो? दोनों शामिल है। जो आपकी डीड बनाई है आपने, उसमें वर्तमान प्रॉपर्टी और फ्यूचर की प्रॉपर्टी दोनों को शामिल कर लिया और दान दान कर दिया। वह भावी संपत्ति यानी कि फ्यूचर की प्रॉपर्टी के लिए शून्य हो जाएगी और वर्तमान संपत्ति के लिए ऐसा दान वैलिड हो जाएगा। सीधी बात है कि जब आपने दोनों चीज़ें शामिल कर ली हैं, वर्तमान की प्रॉपर्टी और फ्यूचर की संपत्ति, और उस डीड को साइन वाइन करके सामने वाले को पकड़ा दिया कि मैंने तेरे को दान दे दिया। अब बाई चांस क्या हुआ, दोनों चीज़ें शामिल है, लेकिन वर्तमान की तो वैलिड है, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि वर्तमान की प्रॉपर्टी वैलिड होगी और भावी की संपत्ति इनवैलिड होती है, शून्य होती है। तो वो यहीं कह रहा है कि दोनों अगर तुमने शामिल कर दी डीड में, तुम ये वाली नहीं मानेंगे और ये वाली मानेंगे, यानी कि फ्यूचर की संपत्ति शून्य हो जाएगी, जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैलिड हो जाएगी। ये वाला जो आपने क्लॉज डाले होंगे ये भाई ख़त्म ही हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन जो दान आपने किया है वो वैलिड हो जाएगा प्रेजेंट वाली प्रॉपर्टी का, फ्यूचर की प्रॉपर्टी इनवैलिड शून्य हो जाएगी, भले ही आपने ओपोनेंट लिख दिया हो दान की डीड में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले 125 सेक्शन में चलते हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मटेरियल पहले पढ़ लेते हैं भाई, डायग्राम तो बाद में समझ आएगा ना, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 125। सेक्शन 125 कहता है, ऐसे कई व्यक्तियों को दान, मतलब कि कई व्यक्तियों को दान किया जा रहा है जिसमें से एक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रतिग्रहित मतलब होता है उसको एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने कई लोगों को प्रॉपर्टी दान कर दी, जैसे कि ABC, 3 लोगों को, ये डोनर है, ये 3 लोग कौन है, डोनी है, जिनको दान दिया गया है। इनमें से क्या हुआ, ये C वाले भाई साहब थे, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, उनकी मर्ज़ी, उनको नहीं चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है। ये बाकी नल्ले थे 2, इनको ज़रूरत थी, इनने फटाफट से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और एक ने नहीं लिया। तो जो दान किया गया है, तो भाई उस दान का क्या होगा, पूरे दान का? एक ने नहीं लिया लेकिन पूरा दान किया गया था, तो 2 ने ले लिया, एक ने नहीं लिया, तो वो दान वैलिड होगा इनवैलिड होगा? तो इसी के ऊपर ही सेक्शन है। तो आगे समझते हैं क्या कहता है कि ऐसे 2 या अधिक अदाता, दाता होता है देने वाला और अदाता होता है जिसको दिया जा रहा है, डोनी। ऐसे 2 या 2 से अधिक डोनी को किसी चीज़ का दान जिसमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है। 2 से ज़्यादा लोगों को आपने दान किया और उनमें से एक भाई साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस हित के संबंध में शून्य है। किसके हित के संबंध में? इन भाई साहब को जो हित मिल रहा था, जैसे कि जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से हैं, क्योंकि 3 लोगों को ट्रांसफ़र की गई है, दान दी गई है, ABC। इसमें से ये भाई साहब ने ली नहीं है, तो इसका हित कितना था, इसका हित इतना था, इसका इतना था, इसका इतना था। तो C वाले के पास 1/3 हिस्सा था, लेकिन उस हित के संबंध में शून्य है। जब तुम लोगे नहीं तो भाई इतना हिस्सा तो शून्य हो गया ना भाई, शून्य हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई, तुम्हें नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, तुमने ली नहीं है भाई। तो अब इसका क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसका क्या होगा। जैसे यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह लेता, और यदि तुम इसको एक्सेप्ट कर लेते तो वो तुम्हें मिल जाती भाई प्रॉपर्टी, लेकिन तुमने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा प्रॉपर्टी का भाई, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जब आप बुक्स वगैरह में डीपली पढ़ोगे तो मिलेगा कि यदि ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाती है, वापस चली जाएगी इन डोनर के पास, ठीक है। और वो कंडीशन कौन सी होगी वो भी समझा देते हैं भाई। जैसे कि ये तो अपने डूपन डेफिनेशन देख ली, लेकिन मैं एक ईजी डेफिनेशन बताता हूँ जो मैंने बनाई है। क्या कहता है, एक या अधिक व्यक्तियों को उपहार यानी कि दान देने का मामला जब एक व्यक्ति उसको उपहार स्वीकार नहीं करता है। आपने 1 से ज़्यादा लोगों को दान दिया जिसमें से एक व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तू अपनी अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गई। अब इसको समझते हैं क्या है, किसी वस्तु का उपहार एक या अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से किया जा सकता है। क्लियर सी बात है, एक साथ में आप कई लोगों को दान दे सकते हो एक साथ में, और इस कंडीशन में हमने एक साथ ही दिया है, मान लीजिए, ठीक है। उपहार की वैधता के लिए आवश्यक है, यानी कि गिफ्ट के वैलिड बनाने के लिए ज़रूरी है कि सभी प्राप्तकर्ता यानी कि सभी डोनी इसे स्वीकार करें। यानी कि किसी भी गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट होने के लिए इसे यदि ज़्यादा लोगों को गिफ्ट दिया जाता है तो सभी की तरफ से इसको एक्सेप्ट होना, यानी कि सभी डोनी की तरफ से इसे स्वीकार किया जाना ज़रूरी है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ भी क्लियर लिखा था कि अगर गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट को एक्सेप्ट होना ज़रूरी होता है भाई। तो इस कंडीशन में भी ये कह रहा है
कि भाई आपने कई लोगों को किसी गिफ्ट को वैध बनाना है, वैलिड बनाना है, तो यह ज़रूरी है कि प्राप्तकर्ता उसे स्वीकार करे। यदि 3-4-5 लोगों को की गया तो 4-5 लोगों को ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, क्लियर सी बात है। धारा 125 बताती है कि जब एक वस्तु को उपहार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा को दे रहे हैं, उनमें से एक उसे स्वीकार नहीं करता है, ये कहता है मेरे को नहीं चाहिए, तो उस उपहार, उस हिस्से के लिए, उस हिस्से मतलब कि जो सी वाला हिस्सा था ना, ये वाला, ये ने लिया नहीं भाई साहब ने, सी वाले ने, शून्य हो जाता है। भाई जिसने नहीं लिया तो उसका हिस्सा शून्य हो गया, खत्म बात। जो बाकी 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्वीकार किया गया होता, यदि उसने एक्सेप्ट किया होता तो उसको मिल जाता, और यदि तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि कई प्राप्तकर्ताओं में से उपहार यानी कि गिफ्ट स्वीकार नहीं करता है, वहाँ उपहार केवल उसके हिस्से के लिए शून्य हो जाएगा। जो उसके एक्सेप्ट नहीं करता, उसका हिस्सा जो उतना उसका पार्ट है, वो उसके लिए जो एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि तुम ज़्यादा ऐंठ में रहोगे, मेरे को नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, सीधी सी बात है। जो एक्सेप्ट करेगा उसको मिल जाएगा, तुम ज़्यादा एक्शन दिखाओगे तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। कोई सही समझिए भाई, अकड़ के मारे तुम अकड़ दिखाओगे तो हम नहीं देंगे, तो ऐसा ही खेला है यहाँ पे। तो उसे स्वीकार किया गया होता, यानी कि यदि तुम एक्सेप्ट करते तो वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाती, और अगर आगे बाई चांस आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी शून्य हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। यदि कोई प्राप्त करता है यानी कि डॉनी है, अपनी अयोग्यता के कारण, अयोग्यता मतलब किस कारण से, उपहार स्वीकार करने में असमर्थ है भाई, अयोग्य है, किस तरह से अयोग्य हो सकता है, जैसे कि माइनर है, ठीक है, माइनर हो सकता है, पागल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाला अच्छा समझ लेना, ठीक है। तो उसका संरक्षक जो माइनर है या फिर जो पागल है, उसका जो गार्जियन होगा, उसकी ओर से उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। भाई सेक्शन में तो नहीं लिखा था, लेकिन तुम अगर डीपली पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा भाई। अगर समझना है चीज़ों को, समझ समझ के पढ़ोगे तो एक एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं भाई। सेक्शन हर चीज़ नहीं बताता, हमें भी स्टार्टिंग में दिक्कत होता था, हम सेक्शन पढ़ के निकल लेते थे, लेकिन भाई जब दिमाग में नहीं जाएगा तो क्या करोगे, तो इसलिए डीपली पढ़ो जो भी पढ़ना है, अदरवाइज़ पढ़ो ही मत, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसकी ओर से उपहार को स्वीकार कर सकता है, कौन कर सकता है, गार्जियन। यदि आपका जो जिसको किया गया था वो माइनर है या फिर अक्षम व्यक्ति है, तो उसकी ओर से उसका गार्जियन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अलाउ किया गया है, ठीक है। उदाहरण समझते हैं। यदि एक व्यक्ति एक्स है, 4 व्यक्तियों को ए बी सी डी को संयुक्त रूप से उपहार देता है, ये एक्स भाई साहब हैं, इन 4 लोगों को गिफ्ट देते हैं एक साथ में, ठीक है। खिसक गया भाई, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। 4 लोगों को एक साथ देता है बिना इसके, क्या हो रहा है यार, कहाँ गया, बिना हिस्से निर्दिष्ट किए, बिना उसके हिस्से निर्दिष्ट किए, तो व्यक्ति उपहार में दी गई संपत्ति के 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 लोग हैं तो 1/4 हिस्सा मिलेगा सब लोगों को, ठीक है, का हकदार होगा, नॉर्मल सी बात है। और यदि डी अपना हिस्सा स्वीकार नहीं करता है, बाई चांस, वही मैंने सी वाला एग्जांपल ले लिया, सी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसका हिस्सा एक्स को वापस लौट जाएगा, यानी कि सी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वापस उसका हिस्सा वापस उसके मालिक को चला जाएगा, जो डोनर कर रहा था, दान कर रहा था, ठीक है। यह हिस्सा अन्य प्राप्तकर्ताओं के हिस्से में नहीं जोड़ेगा। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, कि यदि ये भाई साहब नहीं ले रहे तो जो बचा हिस्सा है, ये 1/3 हिस्सा बचा है, वो बाकी में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अगर नहीं लेंगे तो इनको नहीं बटेगा, ये सादा डोनर के पास वापस चला जाएगा। और इनको कब बटेगा वो भी देख लेते हैं। वो इनको जब बटेगा, हालांकि यदि उपहार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उपस्थिति में दिया जाता है, जब एक की मृत्यु हो जाने पर उपहार प्राप्त करेगा, ऐसी कोई शर्त लगा दी गई है कि यदि भाई एक की डेथ हो जाती है तो जो हिस्सा बचेगा वो दूसरे वाले व्यक्ति को मिल जाएगा। तो एक प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर बचा हुआ प्राप्तकर्ता पूरा उपहार प्राप्त कर लेगा, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है, उसकी डेथ हो जाने पर वो बचा हुआ हिस्सा वापस किसको चला जाएगा, जो जिंदा होगा। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यह स्थिति राइट ऑफ सर्वाइवरशिप के तहत आती है, ये वाली कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप 2 व्यक्तियों को एक साथ में इस शर्त के साथ
दिया गया है कि इनमें से किसी एक, इनमें से कहाँ गया, इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पूरा उपहार प्राप्त करेगा, पूरा उपहार प्राप्त करेगा, यानी गिफ्ट प्राप्त करेगा। तो उस स्थिति में जीवित रहने वाला प्राप्तकर्ता पूरे उपहार गिफ्ट का हकदार हो जाएगा, यानी कि जो बचा रहेगा उसको प्रॉपर। लेकिन शर्त यहाँ ज़रूरी है कि ऐसी शर्त ज़रूर होना चाहिए, ऐसे दान की जो डीड है दान की, उसमें ऐसी शर्त होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम यहाँ पर लिखा है, यह स्थिति केवल तभी मान्य होती है जब उपहार देने वाला व्यक्ति दाता स्पष्ट रूप से यह शर्त उपहार देने के लिए समय रखता है, यानी कि जो डीड वगैरह में है, यहाँ पर आपने खुद ही मौखिक बोला था, यहाँ पर रिटर्न में किया गया है कि ऐसी शर्त रखी गई है, तो ही वो उसको मिलेगा, अन्यथा रिवर्ट हो जाएगा, वापस डोनर के पास चला जाएगा। इस एग्जाम्पल को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो वही वाला एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर तुम नहीं लोगे और ऐसी शर्त लगा दी है कि डेथ हो जाने पर वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी पूरी, तो उसको मिल जाएगी। ठीक है, इसका एक और ये समझते हैं भाई क्या कहता है। मैंने सारे कन्फ्यूजन दूर कर दिए भाई, पूरा डीपली समझा करो। अगर नहीं समझना तो स्टार्टिंग में निकल जाओ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को भी दूर करने पड़ते हैं अपने कन्फ्यूज़न, तो इसलिए आपके तो हो ही जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर एक्स्ट्रा कन्फ्यूज़न आ रहा है तो वही कमेंट कर देना, वो भी क्लियर कर देंगे। तो हमारा जवाब देखते हैं क्या कहता है कि यदि उपहार डॉनी किसी कारणवश से उपहार स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, सामने वाले ने गिफ्ट तो दिया लेकिन ये भाई साहब सक्षम नहीं है, ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जैसे कि वह नाबालिग है भाई, 18 साल का हुआ ही नहीं है, 14 साल 15 साल का है, या फिर मानसिक रोग से पीड़ित है, यानी कि भाई पागल मागल है, तो वह उस प्राप्तकर्ता का संरक्षक, यानी कि जो डॉनी होगा 4 साल 15 साल के बच्चे को दे दिया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो प्राप्त करता है, जो डॉनी है 14 साल का, उसका जो गार्जियन होगा, माता पिता होंगे या फिर कोई लीगल गार्जियन होगा, उसकी ओर से उपहार को स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी ओर से। ठीक है, संरक्षक को कानून द्वारा इस स्थिति, संरक्षक को कानून के द्वारा उस व्यक्ति के हितों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, जो गार्जियन होते हैं, या फिर तो लीगल गार्जियन हो या फिर वो नेचुरल गार्जियन हो। ठीक है, लीगल गार्जियन जो कोर्ट अपॉइंट कर देता है, और नेचुरल वो जो भाई माता पिता तो हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक्स एक नाबालिग है, बाई को उपहार देता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक्स एक व्यक्ति है, एक नाबालिग बाई को उपहार देता है, ये तो मेजर है, ये नाबालिग है भाई साहब, ये बाई वाला को उपहार देता है। बाई जिसे उपहार स्वीकार करने के लिए जिम्मेदारी उसके माता पिता या फिर कानूनी संरक्षक, माता पिता या फिर लीगल गार्जियन होगा। संरक्षक उपहार को बाई की ओर से स्वीकार कर सकता है, ये माइनर था, इसकी ओर से स्वीकार कर सकता है जिसमें उपहार वैध माना जाएगा, भले ही माइनर को आपने गिफ्ट दिया हो। और माइनर या फिर अनसाउंड माइंड व्यक्ति की ओर से उसके गार्जियन, माता पिता या फिर लीगल गार्जियन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो गिफ्ट वैध होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संरक्षक को, गार्जियन को यह अधिकार अदालत या कानून के प्रावधानों के तहत प्राप्त होता है, नॉर्मल सी बात है। वह व्यक्ति के हित में कार्य करने के लिए प्राधिकृत होता है, इनके हितों की रक्षा करने के लिए वो कार्य करता है गार्जियन, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इसको भी समझना भाई, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न इसमें आई थी वो क्लियर हो गई, वो थोड़ी कन्फ्यूज़न इसमें भी आएगी, वो भी क्लियर कर देते हैं। कौन सी कन्फ्यूज़न है? जब एक संरक्षक है, गार्जियन है, एक नाबालिग माइनर की ओर से दान की संपत्ति को स्वीकार करता है। मान लीजिए गार्जियन ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट तो कर ली, किसकी? माइनर की तरफ से कर ली, तो वह उस संपत्ति को, तो वह संपत्ति नाबालिग की हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। उसकी तरफ से तुमने एक्सेप्ट की है ना, प्रॉपर्टी तो उसको ही मिली है, तुम क्या है सिर्फ उसको होल्ड कर रहे हो। संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वह उस संपत्ति को सुरक्षित, ये तुम्हारी ड्यूटी है भाई, माता पिता की या फिर गार्जियन, उसको सुरक्षित रखोगे और सही तरीके से प्रबंधित करोगे, यानी कि उसकी देखरेख करोगे, मैनेज करोगे उसको सही तरीके से। जब नाबालिग वयस्क मेजर हो जाता है तो माइनर, तो जो गार्जियन है, को वह संपत्ति नाबालिग को सौंपनी होती है। नॉर्मल सी बात है भाई, जब तक नाबालिग को प्रॉपर्टी दी जाती है और नाबालिग क्या किसी कारण से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कर नहीं सकता, सीधी सी बात है, माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में आप सीधी पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि माइनर नहीं ले सकता तो उसको होल्ड करने के लिए किसी मेजर की ज़रूरत पड़ी, तो मेजर में हमने कौन ले लिया भाई, इसके लीगल गार्जियन ले लिया या फिर जो नेचुरल गार्जियन हो गए, उसको होल्ड करेगा, जब तक होल्ड करेगा जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। मेजर जैसे ही हो जाएगा तुम सामने वाले को पकड़ा दो, ले भाई अपनी प्रॉपर्टी मजे कर, मैंने सिर्फ संभालने के लिए रखी थी, अब तेरी हो गई, तू मजे कर।
इस प्रक्रिया में जो गार्जियन है वह सुनिश्चित करना होगा कि वह नाबालिग के अधिकार को सुरक्षित रखे और उसकी हानि ना हो। वयस्क हो जाने के बाद नाबालिग पूरी संपत्ति का मालिक हो जाता है, उसे विवेक के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है जैसे वो करना चाहे। तो ये हमारा सेक्शन था 125, जिसमें हमने क्लियरली एक ही लाइन का सेक्शन था, लेकिन हमने इतना सारा डीपली पढ़ लिया है, तो फिलहाल आपके पास एक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 126 ठीक है। इसमें बताया गया है कि 126 में दान को सस्पेंड या रिवॉक कब किया जा सकता है। किसी भी दान को यदि सस्पेंड करना है या फिर रिवॉक करना है तो आप कब कर सकते हो। तो चलिए, जब दाता और अदाता, दाता मतलब कि जो दान देने वाला, अदाता मतलब जिसको दान दिया गया है, दाता और अदाता करार कर सकेंगे, यानी कि दोनों आपस में एग्रीमेंट कर सकेंगे। क्या करेंगे एग्रीमेंट में, कि वह किसी ऐसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, इसको छोड़ देना फिलहाल में भी, दान निलंबित या फिर सस्पेंड या फिर रिवॉक हो सकेगा, हो जाएगा। दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी विशेष घटना घटित होती है तो हम इस दान को सस्पेंड या फिर रिवॉक किया जा सकेगा। तो आप ऐसा एग्रीमेंट के थ्रू ऐसा डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हो जिसमें आप किसी ऐसी कोई शर्त लगा दी जैसे में आप उसको सस्पेंड और रिवॉक कर सकते होगे। तो ऐसी शर्त लगा के आप किसी भी दान को सस्पेंड या रिवॉक कर सकते हो। लेकिन ये वाली बात तो रह गई हमारी, इसमें कह दिया है कि जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो निर्दिष्ट घटना की आप बात कर रहे हो, जो घटेगी या नहीं घटेगी वो इन भाई साहब के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि जब भी भाई साहब चाहें तब उसे कैंसिल कर दें, तो इनके कंट्रोल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी शर्त हो जो इनके कंट्रोल में ना हो। ठीक है, इतना याद रखना कि कोई भी शर्त ऐसी एग्रीमेंट कर सकते हो आप और उसमें सस्पेंड करने की ऐसी प्रोविज़न डाल सकते हो, लेकिन वो इन भाई साहब के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। क्लियर सी बात है, जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती होगी, कब कैंसिल करना है, कब सस्पेंड करना है, कब रिवॉक होगी, जो इनके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। बस सीधी इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ से सेकंड शुरू करते हैं अपना। ठीक है, लेकिन वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं, जिसके बारे में वो एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में, वह दाता की इच्छा मात्र से, यानी कि देने वाले की इच्छा मात्र से पूरी तरह से या फिर कोई भाग प्रतिसरणीय होगा। यानी कि यदि ऐसा कोई दान आपने कर दिया और वो क्या है, देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो जब चाहे उसे कैंसिल कर सकता है, यानी कि रिवोक करने योग्य है, प्रतिसरणीय होगा, तो यथास्थित पूरी तरह से या फिर कोई भाग शून्य है। क्लियरली क्या समझ में आया। ये समझ में आता है कि यदि आपने ऐसी कोई शर्त लगा भी दी जिसमें दाता अपने ऊपर कंट्रोल ले रहा है कि मैं जब चाहूँ उसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो भाई ऐसा पूरा दान आपका क्या है, शून्य हो जाएगा। क्लियर बात याद रखना कि जो भी शर्त लगाएंगे वो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, तो ही वो सस्पेंड की जा सकेगी ऐसी घटना पे। और ऐसी घटना यदि दाता की मर्जी पर डिपेंड करती है तो वो आपका दान ही शून्य हो जाएगा। इतना याद रख लेना। ये हमारा सेक्शन 126 का फर्स्ट जो पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई अगर पसंद आता है तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सेकंड है कि दान उन दशाओं में प्रतिफल के अभाव या फिर असफलता की दशाओं को छोड़कर, ये बात आप अभी छोड़ना। ठीक है, उन दशाओं में किसी भी दशा में प्रतिसरण किया जा सकेगा, किसी भी दान को रिवॉक किया जा सकेगा, यानी कि उन दशाओं में जब जिसमें वह संविदा को विखंडनीय किया जा सकता था। यानी कि किसी भी दान को यदि रिवॉक करना है तो आप कब कर सकते हो, जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड या फिर रिवॉक कर सकते हो उन्हीं ग्राउंड पे आप दान को भी सस्पेंड कर सकते हो। लेकिन इसको छोड़ देना भाई, इसको टच मत करना कि यदि उस दान में कंसिडरेशन ही नहीं है, पैसे का लेन देन ही नहीं है, क्योंकि अगर पैसे का लेन देन कर दिया तो भाई वो सेल मेल हो जाएगा ना, क्योंकि दान तो होता ही फ्री में है। दान का मतलब क्या हुआ, गिफ्ट, गिफ्ट तो फ्री में होती है। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि दान में इस चीज़ को छोड़ देना, बस कंसिडरेशन को छोड़ देना, और बाकी जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को
रिवॉक कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड पे आप एक दान को भी रिवॉक कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा सेकंड वाला हमारा ये क्लियर होता है कि जिन ग्राउंड पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर सकते हो, सॉरी विखंडित कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड पे आप दान को भी सस्पेंड कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को हम कंसिडरेशन के अभाव में भी सस्पेंड कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो उस ग्राउंड पे आप दान को नहीं कर सकते, क्योंकि इनको छोड़ देना बस। बाकी सारे ग्राउंड पे आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, उस ग्राउंड पे आप दान को भी कैंसिल कर देना। लेकिन क्योंकि दान होता ही फ्री में है, तो इस चीज़ को छोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, थर्ड प्रोविज़न कहता है यथापूर्वोक्त को छोड़कर दान रिवॉक नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से क्या है, इसको कह सकते हैं हम जैसे कि एक अपवाद है, कि यानी कि ऊपर यथापूर्वोक्त यानी कि जो ऊपर बताई गई हैं को छोड़कर दान रिवॉक प्रतिसरण रिवॉक नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरह से अपवाद है कि इन ग्राउंड पे ही आप किसी भी दान को रिवॉक कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। लेकिन एक अपवाद ये है कि इन ग्राउंड पे आप कर सकते हो। इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात बिना सूचना यानी कि बिना सूचना के और प्रतिफल के साथ अंतर्तियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये हमारा अपवाद है। इसमें बताया क्या है, पहले बताई गई विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, यानी कि जो हमने सेकंड इसमें पढ़ी थी ये वाली, इन परिस्थितियों को छोड़कर, जैसे कि संविदा को आप विखंडित कर सकते हो, उन ग्राउंड पर दान को भी कर देना, इसको छोड़ के। ठीक है, इसे यही बोल रहा है, पहले बताएंगे परिस्थितियों को छोड़कर। ठीक है, ये अपवाद है। अगर किसी व्यक्ति ने उपहार गिफ्ट के बदले में कुछ दिया मतलब पैसे दिए हैं, उसने गिफ्ट के बदले में एक प्रॉपर्टी ली और सामने वाले को बदले में पैसे दे दिए। इस बात की जानकारी नहीं थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो गिफ्ट है वो रद्द किया जा सकता है। जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी का एक बार यूज़ नहीं कर सकते, एक जिसने प्रॉपर्टी ली है उसको ये नहीं पता था कि भाई सामने वाला रद्द कर सकता है। तो इस प्रावधान को उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव असर नहीं डालेगा, उसके अधिकार सुरक्षित रखेंगे। नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, और समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, जैसे कि रीना ने अपने दोस्त संदीप को एक कार उपहार में दे दी और संदीप ने इस कार को बदले में 50,000 रुपये रीना को दे दिए, और रीना ने संदीप को यह नहीं बताया कि कार को वो वापस ले सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर रीना कार को वापस लेना चाहती है तो वह ऐसा अगर नहीं कर सकती, क्योंकि संदीप ने उसके बदले में पैसे दिए हैं और उसे कार वापस लेने की शर्त के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। तो यहाँ पर संदीप के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं। तो ये था भाई हमारा अपवाद थर्ड वाला। तो ये हमारा अपवाद जी कहता है कि यदि आप बिना सूचना के कि आप रिवॉक सामने वाला कर सकता है, ये भी सामने वाले को नहीं पता, और उसने प्रतिफल के साथ ही दे दिया सामने वाले को, प्रॉपर्टी तो ली लेकिन कंसिडरेशन भी दे दिया सामने वाले को, उसने ले भी लिया और उसने ये शर्त नहीं बताई कि भाई मैं वापस भी ले सकती हूँ प्रॉपर्टी को। तो ये क्या है, ये एक अपवाद है। इस कंडीशन में किसी भी आप उसको रिवॉक वगैरह नहीं कर सकते दान को, क्योंकि भाई उसने पैसे दिए हैं, उसको बताया भी नहीं गया था। ठीक है, और ये था रिवॉक करने की शर्त, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ये हमारा दुर्भरदान क्या होता है, जिसको इंग्लिश में ऑनरस गिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से कष्टदायक होता है भाई। किस तरह से कष्टदायक होगा भाई, इसको समझो भाई, क्या मतलब है, क्या है। दुर्भरदान का मतलब होता है जहाँ पर कोई दान किया गया है, एक एक वर्ड समझा करो भाई, एक एक वर्ड आप अगर खुद से भी पढ़ते हो तो एक एक वर्ड को लेकर समझा करो तो क्लियर समझ में आता है भाई। हर चीज़ ईजी होती है और चीज़ कठिन भी होती है। जहाँ की कोई दान एक ही व्यक्ति को किया गया है, सीधी बात याद रखना, जहाँ कोई दान किया गया है वो एक ही व्यक्ति को किया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसी कई चीज़ों का किया गया है, यानी कि दान तो किया है, एक व्यक्ति को किया है और कई चीज़ों का किया है, और एकल अंतरण के रूप में किया गया है, यानी कि वन ट्रांजेक्शन में पूरा गिफ्ट किया गया है, यानी कि कई चीज़ें की गई हैं लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में कर दी हैं, और एक व्यक्ति को, जिसमें से एक पर बाध्यता है, यानी कि लायबिलिटी है, बाध्यता का बोझ है, और अन्य जो बाकी अन्य, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी है ना जो दान हो रही है, उसमें से एक पर तो बाध्यता बुडली है, लायबिलिटी है, और अन्यों पर नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर
जहाँ अदाता यानी कि डॉनी उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता, यानी कि जो दान उसको दिया गया है उसमें कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्या समझ में आया भाई? इसमें समझ में आता है कि आपको एक व्यक्ति ने, एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि डोनर है, इसने आपको कई संपत्तियों का ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर क्लियर लिखा रहा है दान किया है एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति डोनी है, इसको किया कई चीज़ों का, कई चीज़ों मतलब कि एक बिल्डिंग है, एक मकान भी है छोटा सा, हाँ, तो कई चीज़ यानी कि दो लेना, एक मत लेना, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होंगी तभी भाई ये काम करता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पे आप लाइबिलिटी डाल सकते हो और दूसरी वाली पे प्रॉफिट हो सकता है। तो एक पर लाइबिलिटी इसलिए दो से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति को कई चीज़, दो बिल्डिंग होगी हमारे, एक ही अंतरण यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों एक साथ किए हैं, ये नहीं कि अलग अलग पहले मकान दे दिया और दूसरा वाला दोबारा देगा, तो ये नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन में उसने क्या किया है, एक मकान भी दिया है और एक बिल्डिंग भी दी है, किसको, डॉनी को, जिस पर एक पर भाई इस पर 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, किस पे, एक बिल्डिंग पे, और दूसरी वाली पे कोई लाइबिलिटी नहीं भाई, वो क्लियर है। तो वहाँ पर जो डॉनी है उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि जो आपको दोनों एक साथ दी गई हैं, आप जो डॉनी है वो उसको तभी ले सकता है जब आपको दोनों लेनी पड़ेंगी। यानी कि कोई शॉप पे आप जाते हो तो वहाँ एक ऐसा कोई ऑफ़र है कि आप अगर दोनों एक साथ लोगे, एक की क्वालिटी गिरी हुई है, मान लेते हैं कोई टूटा फूटा है और एक क्लियर है, लेकिन वो इतने कम दाम में दे रहा है कि आप दोनों ले सकते हो भाई। तो ऐसा ही एक तरह से समझ लीजिए, तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है जिस पे एक तो टूटी फूटी है और एक क्लियर अच्छी है, लेकिन दाम उसके ठीक ठाक है, तो आप ले सकते हो। तो ओनर्स गिफ्ट तो उसी में है भाई, दुर्वरदान, यानी कि एक पर लाइबिलिटी डली, एक पर क्लियर है। तो अगर आपको लेना होगा तो आप पूरे को एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं लेना है तो भाई पूरा रिजेक्ट होगा। ये नहीं है कि भाई मेरे को प्रॉफिट वाला दे दो बस, ये वाला तुम ही रखो, मेरे को नहीं चाहिए। दान लोगे तो भाई पूरा लोगे, या ना तो पूरा रिजेक्ट करोगे। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला, ये वाला क्लियर हो जाता है। सेकंड पर चलते हैं भाई, सेकंड क्या कहता है, जहाँ सेकंड कहता है कि जहाँ कोई दान कई चीज़ों के, यानी कि जहाँ कोई दान तो किया है कई चीज़ों का है, ठीक है, एक व्यक्ति को किया है, दो या दो या अधिक पृथक, यानी कि पृथक मतलब कि अलग अलग स्वतंत्र अंतरणों के रूप में, यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, एक ही ट्रांजैक्शन था, सिंगल ट्रांजैक्शन, एकल अंतरण, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पृथक अलग अलग स्वतंत्र अंतरणों के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पे भाई एक मकान अलग से दे रहा है और दूसरा वाला अलग से दे रहा है, तो वहाँ पर जो डॉनी है उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए, यानी कि एक को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी एक को एक्सेप्ट कर रहा है वो, और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र होता है, चाहे वह पूर्व कथित फ़ायदाप्रद उस पर कोई प्रॉफिट हो या फिर उस पर कोई दुर्भर दान, दुर्भर यानी कि कोई लाइबिलिटी डली हो। समझ आया कि अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टी को दान में दोगे तो भाई एक को हम एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरे को डिनाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों को भी ले सकते, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो एक ही ट्रांजेक्शन में की गई तो आपको पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पूरा ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो आप उसमें आनाकानी कर सकते हो कि मेरे को एक चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, उसमें आप स्वतंत्र होते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये वाला हमारा सेकंड वाला पॉइंट था। अब इसका थर्ड चलते हैं। थर्ड में कहता है कि निरर्हित व्यक्ति, क्या मतलब हुआ भाई, निरर्थित व्यक्ति को दुर्वरदान, ऐसे व्यक्ति को कोई दान दिया जा रहा है जो कॉम्पिटेंट नहीं है भाई लेने के लिए, जैसे कि समझते हैं, जो डॉनी है संविदा करने के लिए अक्षम है भाई, वो कॉम्पिटेंट नहीं है संविदा करने के लिए। कौन, मतलब जैसे कि माइनर ले लेते हैं भाई, सिंपल सा एग्जांपल, कि कोई माइनर है और वो डॉनी है, संविदा करने के लिए वो अक्षम है, सीधी ठीक ही बात है, कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है भाई, माइनर होता है तो अक्षम होता है। और किसी ऐसी संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ है, एक पर लाइबिलिटी डली और एक पर क्लियर है, प्रतिग्रहित कर लेता है, ऐसी प्रॉपर्टी को, पूरे ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है, उसने जो एक्सेप्ट किया है, जो लाइबिलिटी उस पर डली है, उससे वो बाउंड नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के बाद, यदि कि वो मेजर हो जाता है और बाध्यता की जानकारी रखते हुए कि भाई इस प्रॉपर्टी पे तो 10 लाख का लाइबिलिटी डली हुई है, दी गई संपत्ति को प्रतिधृत कर लेता है, यानी कि धारण कर लेता है, तो वह ऐसे जो लाइबिलिटी है उससे आबद्ध हो जाता है भाई, बाउंड हो जाएगा, अब उसको चुकानी पड़ेगी। ये हमारा सेक्शन का थर्ड वाला पॉइंट था। ये सेक्शन 127 क्लियर होता है कि भाई 3 इसमें पॉइंट दिए, तीनों अलग अलग हैं, तो आप इसको डीप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी कुछ बचा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया, एक माइनर था
और मेज़र हो गया, मेज़र होने के बाद उसको पता चलता है कि भाई इस पर लाइबिलिटी डली हुई है, उसके बाद भी उसको धारण करके रखता है, चलो कोई बात नहीं मैं रख लेता हूँ, पड़े रहने दो, मैं चुका दूंगा 10 लाख रुपए, तो वो अब इससे लाइबिलिटी से बाउंड हो जाएगा, उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड वाले में क्या कहता था, इसमें कह रहा था कि कई चीज़ों का दान आपने किया है एक व्यक्ति को, लेकिन वो अलग अलग किया है, तो उसमें से एक फ़ायदे वाले को एक्सेप्ट करना और जिसमें लाइबिलिटी डली उसको डिनाई करना। तो आप इसमें कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, तो दोनों कोई भी डिसीजन लो, आप इसमें फ्री हो, स्वतंत्र हो, चाहे फ़ायदा वाला लो चाहे उसको दुर्भर वाला लो, इस दुर्भर वाले से इनकार करो, तो कुछ भी आप कर सकते हो। अगर वो दोनों दोनों अलग अलग किए गए हैं ट्रांजेक्शन, अगर एक ही ट्रांजेक्शन में किए जाओगे तो आपको पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो उसको पूरा ही डिनाई करना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन 127 था जिसको दुर्भर दान कहा जाता है। ठीक है, इसको पे ही मैंने थोड़ा इजी करके बताया हुआ है, अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ। ऑनर्स गिफ्ट, जब कोई धन ऐसी शर्तों के साथ आता है जिसमें प्राप्तकर्ता को कुछ दायित्व कुछ जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं तो उसे दुर्भर यानी कि ऑनर्स गिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, क्यू सेंटेड कॉमोडम सेंटायर डिबिटेड ऑनस, इसका सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई जो लाभ प्राप्त करता है उसे उसके साथ आने वाले भार को भी उठाना चाहिए। ये नहीं कि भाई भार नहीं लूँगा मैं तो प्रॉफिट लूँगा, ये नौटंकी नहीं चलेगी भाई। ठीक है, तो इसमें वही डेफिनेशन सिंगल ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तभी ले सकता है जब वह पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, और इसमें कुछ आवश्यक तत्व हैं वो भी समझते हैं भाई, आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं। उपहार एक का सिंगल ट्रांजेक्शन होगा, क्लियर सी बात है, एक ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, कई चीज़ होनी चाहिए, यानी कि 2 से प्लस लेना भाई, इतना याद रखना कि 2 से ज़्यादा हो, 3 4 9 8 10 12, लेकिन 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 होंगी तभी तो भाई एक पे लाइबिलिटी आएगी और एक पे प्रॉफिट होगा, वही तो एक ही प्रॉपर्टी होगी तो उस कैसे 2 चीज़ हो सकती हैं, इसलिए 2 से प्लस होगा। इसमें से केवल एक चीज़ पर दायित्व हो और बाकी पर नहीं हो तब वो दुर्भर होता है भाई, इतना याद रखना। ठीक है, एक पर प्रॉपर्टी पर कुछ नहीं है और दोनों दुर्भर हो सकता, दोनों पर लाइबिलिटी है तो भाई उसका तो पता नहीं क्या होगा, कोई लेगा ही नहीं, फिर क्यों लेगा भाई, मज़ा आ रहा है किसी को। तो दुर्भर तो वही है भाई, एक प्रॉफिट होगा और दूसरे पर लाइबिलिटी डली होंगी। ठीक है, तो अब इसका था इस परिस्थिति, इसको समझ, ये तो समझा दिया मैं। एक एग्जाम्पल भी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये वाला टॉपिक में ये लाइन थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि ये लास्ट वाले से डिपेंड करती है। जब कोई उपहार एक ही व्यक्ति को दी जाने वाली वस्तुओं के 2 या 2 से अलग अलग किया गया है, वही वाला मैटर है कि अलग अलग आपने अलग अलग ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉपर्टी दान कर दी है, उसमें से वो एक को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे को डिनाई कर सकता है, उसकी मन मर्जी है भाई, लेकिन ट्रांजेक्शन अलग अलग होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। एक साथ किया तो आप एक्सेप्ट या फिर डिनाई पूरा करोगे, एक को लेना है दूसरे को मना करना, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अयोग्य वाला वो मैंने अभी बताया, माइनर होगा, अनसाउंड मान वगैरह जैसे कि, और वो मेजर हो जाता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई इस पर लाइबिलिटी डली हुई है, मैं लूँ या नहीं लूँ, अगर वो एक्सेप्ट करके रखता है उस प्रॉपर्टी को तो मान लिया जाएगा, उसके बाद दायित्व तो आ जाता है। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहला बता देता हूँ मैं, बाकी आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है भाई, कोई देखता नहीं फिर। अंजलि नाम की एक लड़की को चाचा ने एक खेत उपहार में दिया, लेकिन उस खेत पर एक ऋण था, उसे चुकाना था। जब अंजलि नाबालिग थी उसे ऐसे ऋण का भुगतान करने के लिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह नाबालिग थी और वह कानून रूप से कोई दायित्व नहीं उठा सकती थी। ठीक है, सेकंड समझिए भाई, जब अंजलि 18 साल की हो जाती है, वयस्क हो जाती है, मेजर हो जाती है, उसे पता चलता है कि खेत ऋण है और उसे चुकाना है। उसके पास 2 विकल्प हैं, कौन से हैं कि वह उपहार को अस्वीकार कर सकती है और उस ऋण से मुक्त हो सकती है। भाई तुम उसको मना कर दो, मेरे को नहीं चाहिए भाई, तू ले जा अपना प्रॉपर्टी, मेरे को नहीं चुकाना तेरा जो डेट वगैरह जो कर्जा है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड है कि यदि वह खेत अपने पास रखना चाहती है तो वह उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगर वो चाहती है मेरे को खेत तो चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 10 लाख का इस पर लोन वोन पड़ा है तो मैं भर दूंगी, लेकिन मेरे को खेत चाहिए, तो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये हमारा था दुर्भर दान। सेक्शन 128 बताता है यूनिवर्सल डाउनी, बोलने से ही समझ में आता है, यूनिवर्सल डाउनी यानी कि धारा 127 के उपबंध यानी कि ओनर्स गिफ्ट वाले उपबंधों के अधीन यह है कि दाता की पूरी संपत्ति, जो प्रॉपर्टी दान दे रहा है उसकी पूरी संपत्ति का दान वहाँ जो दानी है या दाता है, दान के समय के दाता के सब शोध ऋण यानी कि जो दाता के पास जो डेट था, कर्जा था, उसके सभी कर्जे के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली लायबल हो जाता है उस संपत्ति, उसमें समावेश संपत्ति के विस्तार तक दायी होता है। क्या मतलब हुआ, पिछले हम ओनर्स गिफ्ट में हमने पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी पर लाइबिलिटी होती है, एक पे नहीं होती है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि एक प्रॉपर्टी दान में दी गई, वहाँ पे जो डॉनी है दान के समय उस पर ऑलरेडी क्या पड़ा था, उस पर डेट यानी कि जो
ऋण उस पर कोई कर्जा वगैरह उसने लिया था देने वाले ने। अब वो प्रॉपर्टी उसने दान कर दी और सामने वाले ने उसको ले भी लिया। वो अब उसको पर्सनली लायबल हो जाएगा उसमें जो डेट है उसको चुकाने के लिए, लेकिन कितनी हद तक, किस हद तक वो दायी होगा। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया उसमें समाविष्ट, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक, यानी कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो सिर्फ 10 लाख रुपए चुकाने तक ही दायी होगा। ये नहीं कि तुम्हारे पास कर्जा तुमने 15 लाख का लिया था, प्रॉपर्टी तुम्हारी 10 लाख की है तो 5 लाख एक्स्ट्रा मैं अपनी कौन सी खुशी में चुकाऊँ भाई। तो ये नौटंकी नहीं होगी। यहाँ क्लियरली कहा दिया है कि जितनी की प्रॉपर्टी होगी उतने तक ही लायबल होगा, अन्यथा नहीं। तो ये हमारा सेक्शन था 128। ठीक है, अब हम इसको और समझते हैं भाई। यूनिवर्सल दानी क्या होता है कि जो प्राप्तकर्ता है वह व्यक्ति होता है जिसे दाता उपहार के रूप में संपूर्ण संपत्ति दी जाती है, जिसमें से अचल चल दोनों हो सकती हैं, संपत्ति शामिल है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में इसको अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है। ओके, कोई बात नहीं। धारा 128 से प्रावधान करता है कि यूनिवर्सल डॉनी दान प्राप्तकर्ता के दायित्व के सभी कर्जे, सही लाइबिलिटी, सभी कर्जे और सभी लाइबिलिटी के लिए व्यक्ति पर्सनली जिम्मेदार होता है, लेकिन केवल उस सीमा तक जो उपहार में शामिल है। यानी कि कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख ही वो चुकाएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अर्थात दाता की जिम्मेदारी केवल उपहार में प्राप्त सीमा तक ही होगी। जितनी प्रॉपर्टी की कीमत होगी उस तक ही तुम लायबल होगे, अन्यथा नहीं। ये आप पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझा देता हूँ भाई। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति ने सारे घर ज़मीन किसी को उपहार में दे दी, लेकिन उसमें से एक छोटे कमरे को अपने उपयोग के लिए रख लिया, ठीक है, तब भी संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दान यानी कि यूनिवर्सल डोनी प्राप्त करता होगा। भले ही उसने सारी प्रॉपर्टी दे ली, एक कमरा अपने पास रख लिया, तब भी वो यूनिवर्सल डोनी माना जाएगा। यदि दाता ने किसी बंधक की गई संपत्ति को वापसी के अधिकार यानी कि इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन को शामिल नहीं किया है तो दान प्राप्तकर्ता को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल डोनी नहीं माना जाएगा। ये भाई हमारा सेक्शन था, इसमें कुछ था ही नहीं इतना, और इस पर ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया। ये 53 सेक्शन वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र वाला, इसको रिलेट करके पढ़ लेना। तो ये 128 और ये हमारे ये कुछ हद तक एक जैसे हैं। ठीक है, क्योंकि 153 है, ये केवल अचल संपत्तियों पर लागू होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डॉनी है, यूनिवर्सल क्योंकि वो सब कुछ ले रहा है भाई, आने दो बस। ठीक है, तो सभी सूद चुकाने के लिए लायबल होगा, लेकिन उसी सीमा तक लायब हुआ जिस सीमा तक उस प्रॉपर्टी के। तो ये ओटी वगैरह यहाँ से मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो समझ में आया हो भाई, मज़ा आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आया हो तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 129, 128, 127 और दान के जो बाकी सेक्शन है वो भी मैंने क्लियर करा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। अभी अगर फ़िलहाल 129 सेक्शन को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें बात करता है आसन्न मरण दान और मोमडन विधि की व्यावृत्ति, यानी कि इन दोनों चीज़ों को ये सेव करता है ये वाला सेक्शन। तो क्या है इसके अंदर वो चलिए समझते हैं। इसका सबसे पहले इस सेक्शन का मोटिव समझते हैं कि भाई ये क्यों लाया गया है। इस प्रकार इस धारा का उद्देश्य है कि दोनों पहला कौन सा, मृत्यु के कारण कोई उपहार, यानी कि मृत्यु जब आपकी डेथ हो रही थी, आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, उससे पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देता हूँ किसी को, तो उस कारण से कोई दान किया गया है, या फिर मुस्लिम लॉ के तहत कोई गिफ्ट दिया गया है। तो इन दोनों चीज़ों पर ये चैप्टर 7 यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जो दान वाला चैप्टर है वो इनके नियमों और प्रथाओं के अनुसार चलते रहेंगे, इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। ये वाला सेक्शन इन दोनों को सेव करके रखता है कि इनमें उंगली हम नहीं करेंगे और ट्रांसफर प्रॉपर्टी में हम बने रहेंगे, लेकिन इन दोनों को टच हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 129 देखते हैं क्या है। इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध जंगम संपत्ति के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु के आसन्न मान कर किए गए हैं, कि हमारी डेथ हो जाएगी उससे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी को दान में दे देते हैं अपने बच्चे को, किसी को भी, और ना वह मोमडन लॉ के किसी नियम पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी। यानी कि दोनों पूरा सेक्शन है इन दोनों ट्रांजैक्शन को सेव करता है, इन पे कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए इनको पहले ही ऑलरेडी सेव कर देता है। तो इसको और समझते हैं भाई। ट्रांसफर प्रॉपर्टी के मैं इसको एक्सेप्ट क्लियर किया गया क्या है। पहला कौन सा है, मृत्यु के कारण।
यह अध्याय धारा 7 के उपहारों पर लागू नहीं होता है, यानी कि पूरा अध्याय 7 है उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दान किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि मैं मरने वाला हूँ। यानी जो उपहार डोनेशियो मार्टिस कॉजा के तहत आते हैं उन्हें इस अध्याय के नियमों से छूट दी गई है, वो किसी भी प्रकार से इनको इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, ये दोनों को कोई भी किसी प्रकार की उंगली नहीं की जाएगी। सेकंड क्या है, मुस्लिम लॉ। इस अध्याय के प्रावधान मुस्लिम लॉ के तहत आने वाले उपहारों को उपहार दिए जाते हैं उन पर भी यह अध्याय के नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मुस्लिम लॉ के तहत उपहारों जिसे हिबा कहा जाता है कि नियम और प्रावधान निर्धारित हैं भी इस अध्याय के द्वारा प्रवर्तित और नियंत्रित नहीं किए जाएंगे। इसको जो हिबाई दान कहा जाता है मुस्लिम लॉ में, ये हिबा वाला जो मैं पढ़ा देता हूँ ये तो वही है, मृत्यु के कारण से वही आप समझ लेना, पढ़ लेना, उसमें कुछ है नहीं, जो मैंने बता दिया एग्जाम्पल वही थोड़ा नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये वाला समझ लो बस। मुस्लिम लॉ के तहत हिबा यह दान पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा विनियमित होते हैं और इसे हिबा कहा जाता है। ये दान होता है मुस्लिम लॉ में होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार हिबा देने के लिए लिखित दस्तावेज या फिर उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह अचल संपत्ति हो। उपहार मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है बशर्ते कि वह मुस्लिम लॉ के आवश्यकताओं को पालन करता हो। तो भाई हिबा समझ गए आप, ठीक है। लिखित और पंजीकृत की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो ये हमारा था सेक्शन 129। ये दोनों ट्रांजेक्शनों को सेव करने के लिए ये सेक्शन डाला गया है। तो आप अपने हेडिंग जब आप BRX से पढ़ोगे तो उसमें नीचे मोटिव डाल देना इसका क्यों सेक्शन आया है, तो क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा डाउट नहीं रखना भाई, क्लियर पढ़ के सुनना, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ भी समझा दूंगा भाई क्या है मैटर, ठीक है। वैसे तो समझ में आ जाएगा कि इनको जो ये फास्टेस्ट वगैरह जो जल्दी से ट्रांजेक्शन हो जाएँ, भाई वो मरने वाला है, आगे नौटंकी ना हो, इस चक्कर में उन पर उंगली ही मत करो ना, उसको हो जाने दो। तो इसलिए भाई दान वाला चैप्टर ही लागू नहीं होगा इन दोनों पर, क्लियर सी बात है, ये सेव कर लेता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए भाई 129। तो ये हमारा सेक्शन था, और फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और बाकी सेक्शन आपने नहीं देखे तो गिफ्ट के आप देख सकते हो, पूरा गिफ्ट क्लियर हो गया है हमारा। अब इसके बाद जो हम समझने वाले हैं वो हमारा होता है एक्शनेबल क्लेम। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, तो हम उसको भी समझा देंगे। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।